नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 7 बज रहे हैं और सबसे बड़ा खुलासा, सबसे सनसनीखेज खुलासा आज मुंबई पुलिस ने किया है। पैसे देकर टीआरपी जुटाने और देश की जनता को धोखा देने के रैकेट का मुंबई पुलिस के कमिश्नर ने आज पैसे देकर न्यूज चैनलों की टीआरपी बढ़ाने के रैकेट के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रिपब्लिक टीवी के बड़े फर्जीवाड़े की पोल खोली है। आपको बता दें कि भारतीय टीवी मीडिया के इतिहास में यह पहला मौका है जब किसी टीवी चैनल नेटवर्क पर देश के भरोसे के साथ खिलवाड़ करने के ऐसे संगीन आरोप लगे हैं। टीआरपी यानी टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स, जिसके आधार पर न्यूज चैनल नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3 पायदान पर आके जाते हैं। मुंबई पुलिस के मुताबिक उस टीआरपी की भी चोरी हो रही थी। पुलिस ने इस मामले में 2 रीजनल चैनलों के लोगों को पकड़ा है और रिपब्लिक टीवी के मालिकों को इस बारे में समन भेजने की तैयारी है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में रिपब्लिक टीवी के खाते भी सील किए जा सकते हैं। टीआरपी की यह चोरी सही मायने में इस देश के लोगों के साथ धोखा है, देश के लोगों के भरोसे के साथ खिलवाड़ है। पुलिस के मुताबिक मुंबई में जिन घरों में टीवी रेटिंग की मॉनिटरिंग के लिए मशीनें लगाई गई थी, उन घरों में लोगों को पैसे देकर जबरदस्ती रिपब्लिक टीवी चलाकर रखने के लिए कहा गया ताकि टीआरपी बढ़ाकर विज्ञापनों से पैसा कमाया जा सके। अब पुलिस इस बात की भी जांच करेगी कि इस दौरान विज्ञापनों से कितना पैसा कमाया गया। तो सबसे बड़ा खुलासा इस समय का यह कि विज्ञापन से पैसा और टीआरपी रेटिंग कमाने के लिए फर्जीवाड़ा करके देश के लोगों के भरोसे की हत्या की गई। यह बड़ा खुलासा, हैरान करने वाला खुलासा मुंबई की पुलिस ने किया है। आज शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने यह सनसनीखेज दावा किया है कि रिपब्लिक टीवी ने फर्जी तरीके से टीआरपी जुटाई, विज्ञापन दाताओं को धोखा दिया और साथ ही देश के लाखों करोड़ों टीवी दर्शकों को भी धोखा दिया गया, उनके भरोसे के साथ खिलवाड़ किया गया। और मुंबई पुलिस के सनसनीखेज खुलासे के बाद आज तक ने सीधे बात की मुंबई पुलिस के कमिश्नर परमबीर सिंह से। मेरे सहयोगी राहुल कंवल ने परमबीर सिंह से इस बारे में सीधे सवाल किए। परमबीर सिंह साहब, स्वागत है आपका इंडिया टुडे और आज तक पे। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपके पास ये केस दरअसल कैसे आया, आपने कैसे इस मामले की तफ्तीश शुरू की और आपके पास क्या सबूत है कि रिपब्लिक टेलीविजन टीआरपी जो होती है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट, उस बिजनेस को मैनिपुलेट और रिग और फिक्स कर रहा है। कमिश्नर साहब, हमारे पास कंप्लेंट बीएआरसी से आई थी। उनके लिए एक एजेंसी काम करती है हंसा नाम की, जो कि बैरोमीटर्स लगाए जाते हैं टीआरपी मेजर करने के लिए, उनको मैनेज करने का काम, उनको मेंटेन करने का काम और रेटिंग मेजर करने का काम करती है। हंसा ने अपने कुछ एक्स एम्प्लॉयज़ के खिलाफ कंप्लेंट लॉन्च करी कि उनके ऊपर उनको सस्पिशन था एंड वो टीआरपी मैनिपुलेशन का काम कर रहे थे कुछ चैनल्स के साथ मिलकर, और इसमें उन्होंने कुछ नोटिस किया था कि कुछ चैनल्स की एक्टिविटी सस्पिशियस दिखाई दे रही है, रेटिंग सस्पिशियस दिखाई दे रही है। इसके ऊपर से हमने अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू किया और इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया कि एक तो उनका एक्स एम्प्लॉय थे और कुछ और एम्प्लॉयज, एक्स एम्प्लॉयज एंड प्रेजेंट एम्प्लॉयज हैं हंसा के या बीआरसी के, जो कि इस रैकेट में इन्वॉल्व थे। और पहले तो 2 छोटे चैनल हमारे नोटिस में आए थे, एक तो फख्त मराठी नाम का, एक बॉक्स ऑफिस नाम का। उनके खिलाफ भी इन्वेस्टिगेशन किया गया। उनके जो 2 ओनर्स थे इन 2 चैनल्स के, उनको आज कस्टडी में ले लिया गया है। 2 एम्प्लॉयज, एक्स एम्प्लॉयज हंसा के ऑलरेडी हमारी कस्टडी में हैं, उनसे आगे पूछताछ की जा रही है। उन्होंने कुछ हमको डेटा दिया कि कुछ जो हाउस होल्ड्स थे उनकी एक्टिविटी भी सस्पिशियस दिखाई दे रही थी, जिस प्रकार से उनका टीवी व्यूअरशिप था वो भी सस्पिशियस दिखाई दे रहा था। और बीएआर खरीदी के एक बड़ा चैनल रिपब्लिक है, उसकी भी जो रेटिंग्स है उसमें कुछ सस्पिशियस मूवमेंट दिखाई दे रही थी। और जब हमने कुछ इस प्रकार के हाउस होल्ड्स को जाके कांटेक्ट किया, उनको लेके आए पूछताछ के लिए, तो उन्होंने बताया कि उनको पैसे दिए गए थे और रिपब्लिक टेलीविजन ऑन रखने के लिए अपने घर में, वो घर में हो या ना हो। इनफैक्ट ऐसा भी सामने आया कि इनमें से कुछ लोग तो पढ़े लिखे नहीं थे,
फिर भी वो इंग्लिश का चैनल देख रहे थे, रिपब्लिक। तो ये पैसा देके टीआरपी को मैनिपुलेट किया जा रहा था। इसमें ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड चीटिंग दो नॉन बेलेबल केसेस दाखिल हैं 409 एंड 420 ऑफ आईपीसी में। हमारी क्राइम ब्रांच आगे इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है। एसीपी सांडभोर को इन्वेस्टिगेशन दिया गया है, उनके साथ एक सीआईओ की टीम दी गई है और एक ये प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। कमिश्नर साहब, आपको ये आरोप साबित करने होंगे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं, एक टेलीविजन चैनल में नहीं, एक डिबेट के दौरान नहीं, बल्कि एक अदालत में। हम आपसे जानना चाहेंगे और तमाम दर्शक जो इस वक्त आपको आज तक और इंडिया टुडे पर देख रहे हैं वो आपसे जानना चाहेंगे, आपके पास कितना पुख्ता सबूत है यह आरोप साबित करने के लिए कि अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक टेलीविजन देश की जनता के साथ धोखा कर रहे थे, लोगों को पैसा देकर अपना चैनल दिखा रहे थे और रेटिंग सिस्टम को फिक्स करने की ये कोशिश कर रहे थे। आपके पास एविडेंस कितना स्ट्रांग है कमिश्नर साहब? हमको बीआरसी ने कुछ जो सस्पिशियस पैटर्न था टीआरपी का, वो हमको उन्होंने पहले बीआरसी ने दिया रिपब्लिक के बारे में। फिर हमको कुछ विटनेसेस मिले हैं जिनको पैसा देके टीआरपी बढ़ाने के लिए उनको ये चैनल देखने के लिए किया गया था। ऑलरेडी विटनेस आ गए हैं हमारे पास, बीआरसी से हमारे पास रिपोर्ट आई है। इसके अलावा आगे का हमारा इन्वेस्टिगेशन जारी है। ऑलरेडी कुछ एविडेंस आ चुकी है और एविडेंस इकट्ठा करने का काम शुरू है। हमारे पास समय है, हम जिस प्रकार से हमारी एविडेंस आती जाएगी उस प्रकार से आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा एंड अल्टीमेटली वी विल ट्राई एंड मेक अ साउंड प्रूफ केस, फुल प्रूफ केस। कमिश्नर साहब, हम चूंकि एक तरफा खबर नहीं दिखाते हैं, हम दोनों पहलुओं को दर्शकों के सामने रखते हैं, इसलिए मैं आपसे रिपब्लिक टीवी के डिफेंस, उनका जो वक्तव्य आया है उसके बारे में भी पूछना चाहूंगा। रिपब्लिक टेलीविजन कह रहा है कि चूंकि उन्होंने मुंबई की सरकार के खिलाफ, मुंबई की पुलिस के खिलाफ खबरें दिखाई, आपके खिलाफ व्यक्तिगत तौर पे खबरें दिखाई, इसलिए आपका एजेंडा है या आप उनकी जर्नलिज्म से, उनकी पत्रकारिता से नाखुश थे, इसलिए एक एजेंडे के तहत उनको टारगेट किया जा रहा है। इस आरोप पर कमिश्नर साहब आपका क्या कहना है? इस आरोप पर तो मुझे हंसी आती है। एजेंडा ड्रिवन जर्नलिज्म कौन कर रहा था ये सभी को मालूम है। कुछ सेक्शन ऑफ मीडिया किस प्रकार से एक एजेंडे को ड्राइव कर रहा था, मुंबई पुलिस को डिफेम करने के लिए, मुंबई पुलिस को पब्लिक में मुंबई पुलिस की इमेज खराब करने के लिए। डेफिनेटली कवरेज ऑफ सर्टन चैनल्स वाज वेरी वेरी एजेंडा ड्रिवन। वी हैव नो एजेंडा, आवर एजेंडा इज ओनली अ प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन एंड नथिंग मोर देन दैट। क्या मैं आपसे ये जान सकता हूं कि अगर रिपब्लिक टेलीविजन कहे कि हमने पैसे नहीं दिए, हम इन आरोपों का खंडन करते हैं, हम तो आप पे मानहानि का केस करने वाले हैं, ये साबित कैसे होगा कि वाकई में रिपब्लिक टीवी ने पैसे देकर लोगों को ठगा, दर्शकों के जो इमोशंस हैं उनके साथ खिलवाड़ किया, पैसे देकर लोगों को कहा कि आप हमारा चैनल देखिए? या आप प्रूफ कैसे करेंगे, क्योंकि इस तरह की कोई भी पेमेंट कैश में हुई होगी लाजमी तौर पे, कोई चेक काट के अपने साइन के साथ तो नहीं करेगा ऐसी पेमेंट। यही हमारा इन्वेस्टिगेशन है। वी विल डू अ प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन, थॉरो इन्वेस्टिगेशन होगा एंड कुछ एविडेंस हमारे पास ऑलरेडी आई है। और आज तक शायद ही कोई आरोपी है जो खुद आकर बोलता है कि हमने ये गुनाह किया है। प्रत्येक आरोपी तो गुनाह डिनाई ही करता है। वो तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के ऊपर होता है कि एविडेंस इकट्ठी की जाए एंड जो जिनके खिलाफ एविडेंस मिलती है उनको प्रोसिक्यूट किया जाए, एंड दैट इज व्हाट वी प्लान टू डू। आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कमिश्नर साहब कि आप समन जारी करने वाले हैं रिपब्लिक टेलीविजन की मैनेजमेंट, उनकी मालकियत पर, तो आप समन कब जारी करने वाले हैं और अर्नब गोस्वामी को पूछताछ के लिए कब बुलाया जाएगा? जो भी उनके अधिकारी हैं इस सब्जेक्ट से डील करते हैं, या टॉप मैनेजमेंट है, प्रमोटर्स हैं, आवश्यकता अनुसार जिस प्रकार से हमारा इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा उनको समन किया जाएगा। हो सकता है कि कुछ समन आज ही जारी कर दिए जाएं। आप कह रहे हैं कि आज ही समन जारी हो सकते हैं रिपब्लिक टेलीविजन की मैनेजमेंट के खिलाफ कि आप आइए मुंबई पुलिस के सामने, तमाम जो आरोप लगे हैं उनका जवाब दीजिए? कुछ समन तो आज अवश्य जारी हो सकते हैं। मैं आपसे यह भी जानना चाहता हूं कि दो जो बाकी चैनल हैं उनके मालिकों को आपने गिरफ्तार किया है। अगर आरोप वही है, सबूत वही है, तफ्तीश वही है, तो ऐसा क्यों कि दो लोगों को गिरफ्तार किया गया और तीसरे को नहीं?
वहाँ डायरेक्ट एविडेंस ओनर्स के विषय में हमारे पास डायरेक्ट एविडेंस था। यहाँ जहाँ बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गेनाइजेशन में कौन एग्जैक्टली रिस्पॉन्सिबल है, कौन बेनिफिशियरी है, कितना फ़ायदा हुआ है, वो डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन हमारा चल रहा है और जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल मिलेगा उनको बुलाया जाएगा और उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। पिछले कितने दिनों से आपकी ये तहकीकात चल रही थी, साथ ही साथ मुंबई के कितने इलाकों में ये फैला है? क्योंकि कई लोग जानेंगे कि क्या ये एक ही कोई केस है, क्या किसी एक ही डिब्बे में, किसी एक ही घर में ये हुआ, या आपको लग रहा है कि टेलीविजन रेटिंग को फिक्स करने का जो स्कैम है रिपब्लिक टेलीविजन का, वो बहुत बड़े पैमाने पर पूरी मुंबई शहर में चल रहा था? तो मैं कहूँगा ये कि और ऐसा नहीं कि सिर्फ मुंबई शहर में ही हो रहा हो, ये देशव्यापी स्कैम भी हो सकता है। मुंबई में तो करीब 2000 तक के बैरोमीटर्स लगे हैं और पूरे देश में 30,000 से अधिक बैरोमीटर्स लगे हैं। सो छोटा सा भी उसका उसको अगर मैनिपुलेट किया जाता है, उसका असर टीआरपी रेटिंग पर बहुत पड़ता है और उसका असर रेवेन्यू के ऊपर पड़ता है। इट डायरेक्टली ट्रांसलेट्स इनटू मनी, इनटू रेवेन्यूज। तो ये एक चीटिंग हुई है एडवर्टाइजर्स के साथ, अलग अलग एजेंसीज के साथ, और उसी प्रकार का गुना हमने दाखिल भी किया है। जो एडवर्टाइजर्स हैं उनको भी बुलाया जाएगा, उनसे भी पूछताछ की जाएगी, उनको इसकी कितनी जानकारी थी या वो सिर्फ इस स्कैम के विक्टिम्स हैं और उनको कितना नुकसान हुआ है, उनसे भी ये पूछताछ की जाएगी। जो इस केस में अक्यूज नंबर 1 है अर्नब गोस्वामी, वो ये आरोप लगा रहा है कि वो एक तो बेगुनाह है और दूसरा साथ ही साथ वो ये आरोप लगा रहा है कि वो आप पर मानहानि का मुकदमा करने वाला है, कि आप पर्सनली, चूंकि उनकी कवरेज आपके खिलाफ रही है, इसलिए आप उनसे नाखुश हो और आप पे वो क्रिमिनल डेफिनेशन की बात कर रहा है। अक्यूज नंबर 1। किसी भी व्यक्ति को कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार है, उसके बारे में मैं क्या कह सकता हूं, वो उनका अधिकार है, करें अवश्य। आखिर में कमिश्नर साहब ये बताएं, तमाम जो दर्शक आपको देख रहे हैं वो जानना चाहेंगे कि क्या मुंबई के पुलिस कमिश्नर कॉन्फिडेंट हैं, क्या उनको विश्वास है कि ये जो बहुत ही बड़े संगीन आरोप आपने लगाए हैं उनको आप एक अदालत में, टेलीविजन चैनल पर नहीं, बहस के दौरान नहीं, जज के सामने अदालत में साबित कर पाएंगे? क्या आपको कॉन्फिडेंस है कि वाकई में ये केस अदालत में खड़ा हो पाएगा? अदालत में खड़ा करने के लिए हमारे पास 3 महीने का इन्वेस्टिगेशन का समय है। इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुका है। जिन लोगों पे आरोप लगे हैं उनके खिलाफ कुछ एविडेंस आई है। इन्वेस्टिगेशन का कार्य होता है आगे की एविडेंस इकट्ठा करना। वो इकट्ठी एविडेंस की जाएगी और जिसके विरुद्ध एविडेंस आएगी, आरोप सिद्ध होंगे, उनको चार्जशीट किया जाएगा और प्रोसिक्यूशन का सामना करना पड़ेगा। तो समन भेजा जाएगा, चार्जशीट होगा और साथ ही प्रोसिक्यूशन का सामना करना पड़ेगा। सीधे सीधे तौर पर रिपब्लिक टीवी के मालिकों को मुंबई पुलिस की तरफ से यह सख्त संदेश। रामकृपाल सिंह वरिष्ठ पत्रकार, आलोक मेहता वरिष्ठ पत्रकार, पद्म पुरस्कार से सम्मानित, आशुतोष वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक और खुद भी राजनीतिक पार्टी में रह चुके हैं, सत्येंद्र.com चलाते हैं। इस वक्त हमारे साथ 3 लोग आ चुके हैं जो टीवी चैनल और अखबार चलाने का अनुभव रखते हैं और हमारे साथ आ गए हैं सईद अंसारी, मेरे सहयोगी, इस वक्त एग्जीक्यूटिव एडिटर आज तक के, और मेरे साथ हैं 3 सहयोगी मुंबई से। इस समय विद्या हमारे साथ हैं, वो रिपब्लिक टीवी के प्रोमोटर के घर के बाहर मौजूद हैं। हमारे साथ सौरभ बख्तानिया मौजूद हैं, रिपब्लिक टीवी के दफ्तर के बाहर मौजूद हैं, और विवेक और दिव्येश हमारे साथ मुंबई से लाइव जुड़ रहे हैं इसी मामले पर और जानकारी लेकर। सबसे पहले विद्या, आप लोगों ने सवाल पूछे लेकिन जवाब नहीं मिला कुछ भी, क्यों? जी बिल्कुल, पूरे समय सवाल पे सवाल हम लोग दागते रहे, पूछते रहे कि आखिर बताइए कि ये टीआरपी के जो झोल झाल का जो पूरा आरोप मुंबई पुलिस लगा रही है उसमें कितनी सच्चाई है, कितनी जानकारी उनके पास है। हालांकि रिपब्लिक टीवी के ऊपर अभी फिलहाल ये आरोप है कि उनके किसी एम्प्लॉय या कुछ लोगों ने किया है। अभी मुंबई पुलिस को ये तफ्तीश करना बाकी है कि कौन कौन कितना इन्वॉल्व है, और इसी वजह से हमने उनसे पूछने की कोशिश की रिपब्लिक टीवी के मालिक से कि आखिर आप बताइए कि आपको किस बारे में जानकारी थी कि नहीं।
जानकारी थी तो किस किस के को ये जानकारी और लोगों तक किन एम्प्लॉय से करवाया गया, ये सारी जानकारी हमने पूछने की बहुत कोशिश की, लेकिन अर्नब गोस्वामी और उनकी पत्नी दोनों गाड़ी से मुस्कुराते हुए निकल गए। मुंबई पुलिस पूरी प्रोटेक्शन, हालांकि एक तरह से इन्वेस्टिगेशन भी कर रही है, लेकिन वहीं अपनी ड्यूटी निभाते हुए उन्होंने पूरी बंदोबस्त किया था, पुलिस प्रोटेक्शन देते हुए, और इस प्रोटेक्शन के तहत वो अपने दफ्तर, अपने स्टूडियो पहुंच गए। लेकिन सवालों का सिलसिला हमारा थमा नहीं, हम लगातार उनसे यही पूछते रहे कि कितनी सच्चाई है, क्योंकि हम एक पक्ष नहीं रखते हैं, हम दोनों पक्ष जानते हैं। हर मामले में हम यही करते हैं, हम किसी का एक पक्ष कभी नहीं रखते हैं, और यही वजह है कि अर्नब गोस्वामी का पक्ष जानने के लिए भी हम लोग वहां पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने साफ बात करने से मना कर दिया। सौरभ वक्तानिया हमारे साथ मौजूद है दफ्तर के बाहर। सौरभ, क्या दफ्तर आने के बाद कोई बात, कोई जवाब उन्होंने दिया जब मुंबई पुलिस जो आरोप लगा रही है उसको लेकर, एक लिखित बयान जारी करने के अलावा? बिल्कुल नहीं रोहित, बिल्कुल नहीं। ये देखिए, यहाँ के पहले दृश्य में आपको दिखा दूं कि किस तरीके से कितने सिक्योरिटी गार्ड्स यहाँ पर मौजूद है। अब देखिए आरोप कितना संगीन है, देश के साथ चीटिंग की गई है, क्योंकि जो मुंबई पुलिस ने सेक्शंस लगाए हैं वो 420 के सेक्शंस लगाए हैं, यानी कि साफ तौर पे चीटिंग का मामला दर्ज किया है। लेकिन जब हम उनसे सवाल पूछते रहे तो वो सिर्फ मुस्कुराते रहे और विक्ट्री साइन दिखाते रहे। विक्ट्री साइन किस लिए दिखाई वो नहीं पता, लेकिन लगातार जब हम उनसे सवाल पूछ रहे थे कि एक बड़ा आरोप लगा है कि जिस तरीके से पब्लिक के सेंटिमेंट्स के साथ खेला गया है, पब्लिक के साथ चीटिंग की गई है, आपने फेक टीआरपी जो है वो जनरेट की गई है, बड़ा आरोप लगा है। आज रात तक में शायद मुंबई पुलिस के कर्मचारी यहां पर आएंगे और जो बड़े ऑफिस बैरियर्स हैं, साथ ही एम्प्लॉयज हैं, उनको समन्स तक किया जाएगा, लेकिन वो सिर्फ मुस्कुराते रहे। रोहित, उन्होंने कुछ नहीं कहा, विक्ट्री साइन दिखाते रहे। यहां पर 15 से 20 प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स और मुंबई पुलिस के तमाम ऑफिशियल्स मौजूद थे। मैं बार बार हम उनसे कोशिश कर रहे थे, क्योंकि हम निष्पक्ष जानना चाहते हैं, कि हम उनकी साइड जानना चाहते हैं कि उनको क्या कहना है इस पूरे मामले में, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, सीधे वो अंदर चले गए। हम यहाँ पर मौजूद है, जो वो अगर उनको कुछ कहना है तो जरूर वो आए और देश की जनता के सामने जो उनका पक्ष है वो जरूर रखे। लेकिन बिल्कुल, आज तक वहां पर मौजूद है, दफ्तर के बाहर आज तक मौजूद है, घर के बाहर भी। अगर वो अपना पक्ष रखना चाहे तो आज तक के कैमरा, माइक, रिपोर्टर वहां पर मौजूद हैं, वो सीधे आकर अपना पक्ष वहां से रख सकते हैं। दिव्येश हमारे साथ हैं। दिव्येश, 420 का आरोप एक टीवी चैनल के प्रोमोटर पर, वो प्रोमोटर जो प्रोमोटर होने के साथ साथ उसका प्रधान संपादक भी है, यह कितना संगीन आरोप है और किस तरीके की सजा इसमें हो सकती है? दिव्येश। रोहित, सिर्फ चीटिंग का मामला और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, धोखाधड़ी का मामला नहीं है। 40,000 करोड़ रुपए का स्कैम सामने लाया है मुंबई पुलिस ने। 40,000 करोड़ की इंडस्ट्री है एडवर्टीजमेंट की। इन्हीं फेक टीआरपीज को दिखाकर, रिग्ड टीआरपीज को दिखाकर, मैनिपुलेट किए हुई टीआरपीज को दिखाकर एडवर्टाइजमेंट बटोरे जा रहे थे। और मुंबई पुलिस ने साफ तौर पर यह बात कही है कि जो भी एडवर्टाइजिंग से पैसा आया है वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम होगा, वो क्राइम द्वारा कमाई गई संपत्ति, कमाया गया रुपया है, उसे सीज किया जा सकता है। पहले पूछताछ की जाएगी, जो प्रधान संपादक हैं और जो भी प्रमोटर हैं रिपब्लिक टीवी के, उन्हें बुलाया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा और उसके बाद मुंबई पुलिस कड़ी एक्शन लेगी इस पूरे मामले में। इस पूरे स्कैम पर बहुत ही कड़ी नजर रखी हुई है मुंबई पुलिस। सीआईयू की, क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट की टीम, क्राइम ब्रांच की टीम और उसके साथ मुंबई पुलिस के और भी कई यूनिट्स जुड़े हुए हैं और पूरा इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है और भी जगह पर पता लगाया जाएगा। भारत सरकार को इसके बारे में बताया जाएगा, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री को भी बताया जाएगा कि इस तरीके का मामला सामने आया है। रिपब्लिक टीवी अगर ये काम मुंबई में कर रहा था, जहां पर उनका हेड ऑफिस है, तो देश के अन्य शहरों में भी इसी तरीके की हरकतें रिपब्लिक टीवी ने की होगी, इसका अंदेशा मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने जताया है। इसीलिए मुंबई पुलिस सरकार को इसके बारे में, भारत सरकार को इसके बारे में बताएगी और बार्क की दी हुई कंप्लेंट पर आगे और एक्शन लिया जा सकता है। लोग अरेस्ट भी हो सकते हैं। आपको बता दें, दो जो छोटे चैनल जिनका नाम सामने आया, उन दोनों ही लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है, उन्हें कस्टडी में ले लिया गया है। अब
अरेस्ट होने से नहीं बच सकते वो लोग जो लोग इस तरीके की मैनिपुलेशन कर रहे थे, इस तरीके से फेक टीआरपी जता रहे थे और लोगों को बता रहे थे कि देखिए हमारे जो संख्या है लोगों की वो कितनी ज्यादा है, ज्यादा मात्रा में लोग हमारा चैनल देख रहे हैं। क्योंकि दूसरी तरफ से आरोप या जवाब ये दिया जा रहा है आशुतोष कि मैं राष्ट्रवादी हूं, मैं सनातनी हूं, मैं सुशांत केस की लड़ाई लड़ रहा था, इसलिए परमवीर सिंह खासतौर पर टारगेट करके निशाना साध के मेरे खिलाफ इस तरीके की साजिश कर रहे हैं। अगर परमवीर सिंह मान भी लिया जाए, अगर मुंबई पुलिस कमिश्नर मान भी लिया जाए, निजी खुन्नस निकाल रहे हैं। हालांकि उन्होंने खुद कहा, आज तक ने उनसे यह सवाल पूछा भी कि आप ये खुद देख के तय कर लीजिए एजेंडा कौन किस तरह से किसके खिलाफ चलाता है। मुंबई पुलिस एजेंडा नहीं चला रही। उसके बावजूद अगर यह मान भी लिया जाए तो सुशांत की केस की खबर, हाथरस केस की खबर, पालघर की खबर, ये तो सारे चैनल चला रहे हैं आशुतोष। तो फिर तो मुंबई पुलिस के निशाने पर सबको होना चाहिए। रोहित, मुझे अपने बारे में यह विश्वास है कि मैं भी राष्ट्रवादी हूं, मैं भी सनातनी हूं और मैं भी सुशांत सिंह के मसले पर अपने प्लेटफॉर्म पे खबरें चला रहा था। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ कि मतलब मेरे खिलाफ कोई एजेंडा चलाएगा? देखिए, ये जब आप इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब स्पष्ट होता है कि आप कहीं ना कहीं एक राजनीतिक हैसियत से आप बातें कर रहे हैं। साफ बात यह है कि मुंबई की पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह आरोप लगाया है कि टीआरपी का फर्जीवाड़ा हुआ है। उस फर्जीवाड़े में रिपब्लिक टीवी का नाम आया है और 2 लोगों को उसमें गिरफ्तार किया गया है। अब उनको सवाल का जवाब यह देना है कि हमने फर्जीवाड़ा किया है या नहीं किया है। उसका राष्ट्रवाद से कोई लेना देना नहीं है और उसका सनातनी होने से कोई लेना देना नहीं है। क्या आप राष्ट्रवादी हैं, सनातनी है तो आपको सारे फर्जीवाड़े करने के अधिकार मिल जाएंगे क्या? और इस आधार पर कोई आपसे सवाल नहीं पूछेगा? एजेंडा ड्रिवन पत्रकारिता होती क्या ये बताने की जरूरत होती है क्या कि एजेंडा ड्रिवन पत्रकारिता क्या है और कैसे की गई है और पिछले 2.5 महीनों से किस तरीके से रिया नाम की लड़की के साथ जिस तरीके से किया गया है। सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन, उसको आरोप ये लगाया गया कि उसकी मृत्यु, हत्या में उनका हाथ है। आरोप ये लगाया गया कि आप भी थोड़ा एजेंडा मिक्स कर दे रहे। आज मसला कंटेंट का नहीं है ना, आज मसला इस बात का कि आपने धोखाधड़ी की, रेटिंग्स में आपने फर्जीवाड़ा किया। पुलिस का आरोप यह है कि पैसे देकर रामकृपाल सिंह जी वो लोगों से कहते रहे कि आप अपने घर में टीवी चला के छोड़ दीजिए, आप पढ़े लिखे नहीं, कोई बात नहीं, आप अंग्रेजी टीवी चैनल चला के छोड़ दीजिए। रामकृपाल जी, क्या ये देश के लोगों के भरोसे के साथ, उनके विश्वास के साथ जिससे वो किसी टीवी चैनल को प्यार करते हैं या देखते हैं, खिलवाड़ नहीं है, धोखा नहीं है? जी, मेरी तकलीफ है, जो मेरी वेदना है अंदर से, वो यही है कि मीडिया ट्रायल जब किसी चीज के बारे में शुरू होता है तो उसका असर जो होता है वो बाद में अदालत कुछ भी फैसला करे, लेकिन मीडिया जो नुकसान कर देता हो जाता है। आज वो खुद मीडिया पर ये बात आ रही है, बहुत ही दुखद है। मुझे सिर्फ एक चैनल ने टीआरपी के साथ खेल किया है तो ठीक है, लेकिन जो आप अभी एक वाक्य कह रहे थे, सबसे बड़ी बात है कि मीडिया पर ही पूरा सवाल, ये प्रश्न उठ जाएगा। कोई एक जगह अगर इस तरह का गलत धंधा हो रहा है तो तय जान लीजिए पूरी मीडिया की विश्वसनीयता पर एक तरह का संकट खड़ा होता है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है अगर ऐसा हुआ है। मैं फिर यही बात कहता हूं जो आप भी कह रहे थे। अगर देखिए, हमेशा तथ्य क्या है मैं उस पर जाता हूं और मेरा ये मानना है कि हम वकालत तो कर सकते हैं, जज न बने। मैं शुरू से ही, चाहे सुशांत का मामला रहा हो तब भी मेरा स्टैंड यही था कि आप जजमेंट मत सुनाइए, आप अपने तर्क, जितना आपके पास तथ्य आए हुए हैं उसको जनता के सामने रखिए। दुर्भाग्य से आज खुद मीडिया कटघरे में खड़ा हो गया है। जिस चैनल का नाम लिया जा रहा है उन्होंने भी कुछ और बातें कही हैं। मेरा मानना यह है कि फैसला अदालत करेगी और अगर इसमें सच्चाई, जो आज आरोप लग रहे हैं मीडिया पर, सच्चाई अगर इसमें है तो मैं कहता हूं कि मीडिया के लिए बहुत ही शर्मनाक दिन आज होगा। जी, तो मुंबई पुलिस ने आज सनसनीखेज खुलासा किया है। हमने आपको बताया कि कैसे पैसे देकर टीआरपी जुटाने और देश की जनता को धोखा देने के रैकेट का खुलासा मुंबई की पुलिस ने आज किया। मुंबई पुलिस के कमिश्नर ने पैसे देकर न्यूज चैनलों की टीआरपी बढ़ाने के रैकेट के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रिपब्लिक टीवी के एक बड़े फर्जीवाड़े की पोल खोली है। आपको बता दें कि भारतीय टीवी मीडिया के इतिहास में यह पहला मौका है जब किसी टीवी चैनल नेटवर्क पर देश के भरोसे के साथ खिलवाड़ करने के ऐसे संगीन आरोप लगे। टीआरपी यानी टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स, जिसके आधार पर न्यूज चैनल नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पायदान पर आके जाते। मुंबई पुलिस के मुताबिक उस टीआरपी की भी चोरी हो रही थी।
पुलिस ने इस मामले में 2 रीजनल चैनलों के लोग पकड़े हैं और रिपब्लिक टीवी के मालिकों को इस बारे में समन भेजा जाने वाला है। आपको बता रहे हैं ग्राफिक के जरिए कि कैसे टीआरपी की चोरी की गई, कैसे ये टीआरपी चोरी का खेल चलता है। आपके सामने ग्राफिक के जरिए हम समझा रहे हैं आपको। सामान्यतः रेटिंग का डेटा लिया जाता है कुछ घरों में टीआरपी मीटर लगाकर। अब जिन घरों में टीआरपी मीटर लगाए जाते हैं उनको गुप्त रखा जाता है, लेकिन हंसा कंपनियों के कर्मचारियों से मिली भगत करके उनको पैसा देके जिन घरों में मीटर लगे थे उनको पैसा दिया गया और कहा गया कि आप लगातार रिपब्लिक टीवी चलाकर छोड़ दीजिए, ताकि जब रेटिंग का डेटा काउंट किया जाए, गिनती हो, तो वो चैनल नंबर 1, नंबर 2 बड़े पायदान पर, ऊंचे पायदान पर पाया जाए और फिर विज्ञापन दाताओं को वो आंकड़े दिखाकर उनसे ज्यादा से ज्यादा पैसे वसूल किए जा सके और देश की जनता में यह भ्रम फैलाया जा सके कि पूरा देश केवल उन्हीं को देख रहा है। मुंबई पुलिस का बयान पहले आपको सुनवाते हैं, फिर आलोक मेहता आ रहे हैं जल्दी से। बीएआरसी ने जो अपनी एनालिटिकल रिपोर्ट सबमिट की है उसमें जो नाम सामने आया है वो है रिपब्लिक टेलीविजन का, जिसमें के सस्पिशन ट्रेंड्स टीआरपी के देखे गए। हमने ऐसे कस्टमर्स जिनको अप्रोच किया गया था, मैनिपुलेट किया गया था, जब उनको बुला के उनसे पूछताछ करी तो उन्होंने एडमिट किया कि उनको पैसा दिया गया था ये विशेष चैनल को ऑपरेट करने के लिए। ऐसे कुछ व्यक्तियों को लाके उनके बयान नोट किए गए हैं, उन्होंने कंफर्म किया है और इसमें आगे की कार्रवाई की जा रही है। जैसे मैंने आपको बताया, 2 चैनल के ओनर्स, फक्त मराठी एंड बॉक्स सिनेमा के ओनर्स को ऑलरेडी अरेस्ट कर लिया गया है और अब हमारे जो गुने के इन्वेस्टिगेशन में जो अब सामने आ रहे हैं वो रिपब्लिक टीवी के वहाँ काम करने वाले लोग या उस कंपनी के डायरेक्टर्स या प्रमोटर्स इन्वॉल्व होने के चांसेस हैं। आगे का इन्वेस्टिगेशन उसके हिसाब से रिपब्लिक टेलीविजन के डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स या बाकी जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। कैन आई कंप्लीट? आप सभी को मालूम है कि ये जो एडवर्टाइजमेंट का गेम होता है टेलीविजन पे, ये हजारों करोड़ का गेम होता है और छोटे से मैनिपुलेशन, कुछ पॉइंट्स के मैनिपुलेशन का असर एडवर्टाइजमेंट में कई 100 करोड़ में जाकर पड़ता है। अब हम ये भी एग्जामिन कर रहे हैं कि जो एडवर्टाइजमेंट से जो फंड प्राप्त हुए थे इन चैनल्स को मैनिपुलेट करके वो प्रोसीड ऑफ क्राइम माने जाएंगे और जिन एडवर्टाइजर से ये पैसा प्राप्त हुआ था मैनिपुलेट टीआरपी करके, उन एडवर्टाइजर्स को भी बुला के उनसे पूछताछ की जाएगी कि वो कॉम्प्लिसिट थे इसमें या वो विक्टिम है इस फ्रॉड के, जो कि एडवर्टाइजर्स के ऊपर, पूरी टेलीविजन इंडस्ट्री के ऊपर कुछ लोग खेल रहे थे। मैनिपुलेट करके पूरे टीआरपी के सिस्टम को मैनिपुलेट किया जा रहा था और जितने अभी तक हमने इन्वेस्टिगेशन किया है उसमें मैंने आपको बताया कि 3 टेलीविजन चैनल्स के नाम सामने आए हैं। सबसे बड़ा नाम है रिपब्लिक टेलीविजन का। इनके जो बैंक अकाउंट्स हैं टेलीविजन चैनल के, उनको एग्जामिन किया जाएगा। जो वहाँ फंड्स रिसीव हुए हैं एडवर्टाइजर से, उनको एग्जामिन किया जाएगा और अगर ये प्रोसीड ऑफ क्राइम से आए हुए फंड्स हैं तो उनको जब्त करने की या अकाउंट्स को सीज करने की, फ्रीज करने की कार्रवाई भी इसमें आगे की जा सकती है। दिलीप चेरियन, इमेज कंसल्टेंट, हमारे साथ आ गए हैं। आलोक मेहता, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ हैं। आशुतोष पहले से हमारे साथ हैं। रामकृपाल सिंह पहले से हमारे साथ हैं और हमारे तमाम सहयोगी संवाददाता भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आलोक मेहता, बात आप पर छोड़ी थी, कैसे इस पर रिएक्ट कीजिएगा? एक टीवी चैनल पर आरोप ये कि पैसे देकर लोगों से कहा टीवी चला के छोड़ दो ताकि हमारा नंबर ज्यादा दिखे। रोहित जी, देखिए, अपराध कोई भी करे, मेरी गाड़ी से एक्सीडेंट होगा तो चाहे कितना ही बड़ा मैं संपादक हूं या मालिक हूं, उस पर केस होगा। पेरा का मामला यदि किसी पर है, इनकम टैक्स का मामला है, तो उसमें यदि अपराध इसी तरह से टीआरपी का जो मामला पुलिस ने किया है
मैं इस बात से सहमत हूं कि अदालत फैसला करेगी, रामकृपाल जी ने जो कहा, लेकिन साथ में ये भी ध्यान दीजिए जो कहा गया है, जिस तरह पुलिस कमिश्नर कह रहे हैं, चिंता का विषय है रोहित जी। ये जो लोग, हम लोग जो अभी अखबारों में सीधे नहीं है या चैनल में नहीं है, कल ये तय कौन करेगा? पुलिस तय करेगी कि एडवर्टाइजमेंट ने 10,000 वाले को, जिसका अखबार छपता है, उसको कितना विज्ञापन दिया, या किसी चैनल को। देखिए पुलिस का भी बायस इससे सामने आ रहा है। अदालत के सामने भी आपके राहुल कंवल भी पूछ रहे थे पुलिस कमिश्नर से कि आप साबित करेंगे ना। और टीआरपी पर रोहित जी मैं खाली एक कहूंगा, आपके पास बहुत अच्छा रेफरेंस है, मैं नाम भी नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं जिस पत्रिका में पहले था, आज से कई साल पहले, 10-12 साल हो गए, और मेरा ख्याल आशुतोष जी भी तब तो काफी सक्रिय रहे हैं, मालूम होगा जो भी पढ़ते रहे हैं कि टीआरपी पर जब 8,000 का मीटर था तब भी रैकेट था। पुलिस को आज चूंकि ठाकरे परिवार फंस गया, इसके बाद पुलिस ऐसी सक्रिय हो गई कि भाई ठीक है, अर्नब गोस्वामी या रिपब्लिक टीवी आप जो फांसी लगाइए, आप फेरा के केस में देश के सबसे बड़े अखबार के मालिक के ऊपर केस चला, वो देश के बाहर बाद में पता नहीं क्या हुआ। सवाल यह है कि कितना ही बड़ा अपराध करने पर अपराधी को सजा मिले, इसमें आप और हम नहीं कहते, लेकिन पुलिस भी बाकायदा चुन चुन करके विज्ञापन दाता से पूछेंगे, पैसे का पूछेंगे। पहले टीआरपी का जो अपराध है उसे साबित करें, उसके साथ में जो गल हुआ, विज्ञापन वाले ने क्यों इसको दिया, क्या इसका नंबर 1 था? मैं तो आप और हम नहीं, सामान्य आदमी कहता है भाई आज तक तो हम देखते हैं, कैसे दूसरा नंबर चैनल हो गया। मेरा तो यही है, ये जनता ज्यादा जानती है। पुलिस को आज याद आई, पुलिस को साल भर सो रही थी क्या टीआरपी का शिकायत कब मिली उसको, और शिकायत में क्या लिखा गया है? क्या शिकायत में ये सब लिखा गया है कि पैसे का हजारों करोड़, 35,000 करोड़ का घोटाला हो गया है? देखिए ये आदत पुलिस की वही है जो राजनीतिक दल की होती है। ठीक है, और इसलिए मेरा कहना है कि पूरे मीडिया को कटघरे पर खड़ा करिए जी। आज तक जो चैनल दिखाता है या दूसरा चैनल दिखाता है वो टीआरपी गड़बड़ थोड़ी कर रहा है। आलोक जी, हम इसीलिए ये कहते रहे और अब भी कह रहे हैं, जोर दे के कह रहे हैं कि टीआरपी लोगों के लिए टेलीविजन रेटिंग पॉइंट होगी, हमारे लिए ट्रस्ट रेटिंग पॉइंट है। जनता का विश्वास, जनता का भरोसा अगर हमने कमाया है तो अपने काम की बदौलत कमाया, जनता का प्यार अगर कमाया तो अपने काम की बदौलत कमाया। लेकिन दिलीप चेरियन, आप तो इमेज कंसल्टेंट हैं, एक बार माथे लिखा जाए 420 का केस, 420 लग जाए किसी के ऊपर, तो उसका मतलब क्या होता है फिर? पुलिस को केस स्थापित करना पड़ेगा, वो आप एक तरफ रखिए। दूसरी तरफ जो प्रॉब्लम ये है कि आप बहुत कम सैंपल साइज से 700 मिलियन व्यूअर्स का जो मार्केट है उस पे आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो अगर आपका 1-2 भी, जैसे हंसा के एम्प्लॉइज को अभी गिरफ्तार किया गया है, अगर 1-2 एम्प्लॉइज की न्यूज चैनल्स का शेयर जो है ये 5% से कम होता है, तो अगर वहां थोड़ा सा भी घोटाला हो गया और एक चैनल के पास उन हेडर्स का डेटा आ गया और एड्रेसेस आ गया, तो उनको इन्फ्लुएंस करने में ज्यादा एफर्ट नहीं लगता है। तो जो बीआरपी का डेटा है उसको ऑल्टर करने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश नहीं होता है। सिर्फ एक एम्प्लॉय या 2 एम्प्लॉय, 2-3 एजेंसीज है जो ये काम करते हैं, जो डेटा कलेक्शन का काम। आप पहला चीज यह है कि सैंपल बहुत छोटा है। दूसरा यह है कि अगर एजेंसी के लोग आपके पास एड्रेस भेजे तो आप उनको ऑल्टर करने में बहुत कामयाबी आराम से हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत कम हाउस होल्ड होते हैं। तीसरी चीज, बीआरपी को पैसे कौन देता है? एडवर्टाइजिंग एजेंसी। एडवर्टाइजिंग एजेंसी ये एज्यूम करते हैं कि आप जो डेटा हमें देते हैं, जो हम आपसे खरीदते हैं, वो डेटा ऑथेंटिक है। अब जो निकल आया ये है कि ये ऑथेंटिसिटी क्वेश्चनेबल है। एडवर्टाइजिंग एजेंसी को कौन पैसे देता है? 60-70 हजार करोड़ जो भी देते हैं वो कॉर्पोरेट देते हैं। कॉर्पोरेट का ये मानना है कि जो डेटा एडवर्टाइजिंग एजेंसी हमें दिखाते हैं और जिससे वो डिसीजन लेते हैं, जिसका मीडिया बाइंग होता है, वो सही होगा। अब जो पुलिस केस जो स्थापित कर रहे हैं ये है कि अगर आप हेड स्टेशन या हाउस होल्ड्स को ऑल्टर करें तो छोटे सैंपल साइज में बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है, और ये बहुत मेरे ख्याल में लाभदायक है। जो चैनल ये
टेक्निक को इस्तेमाल कर। जी सईद अंसारी, इस सबसे इतर सबसे बड़ी बात यह कि एक चैनल जिसके ऊपर 420 का केस पुलिस लगा रही है, जिसके लिए पुलिस ये कह रही है कि साहब ये आपको ये तक बताने के लिए कि उसको कितने दर्शक देख रहे हैं फर्जीवाड़ा कर रहे थे, उनकी बाकी बातों पे यकीन कैसे करेगा कोई? क्या ये विश्वास को ठेस नहीं है सीधे सीधे? बिल्कुल है रोहित, बहुत बड़ी ठेस है। और हम नहीं मानते कि दाग कभी भी अच्छे होते हैं, दाग बुरे ही होते हैं। और एक बार दाग लग गया तो वो जीवन भर के लिए आपके साथ रहता है, आपके दामन पर रहता है। सिर्फ नाम भारत रख लेने से आप भारत के हितैषी नहीं हो जाते। देश जानना चाहता है ये कहकर आप भारत के लोगों को बेवकूफ कभी नहीं बना सकते, आप अपना एजेंडा नहीं चला सकते। पत्रकारिता को आपने कलंकित किया है, आपने पत्रकारों को कलंकित किया है, आपने जो शक शुबा लोगों के मन में पहले से पैदा किया था उसे और ज्यादा पुख्ता कर दिया है। यह साख का सवाल है, आज साख गिरी है, आपकी और हमारी नहीं, आज तक की या किसी और चैनल की नहीं। ये हमें टीआरपी में नहीं पछाड़ने की जंग नहीं थी, आपने अपने आप को इस देश के, हमारे देश के लोगों की नजरों से गिरा लिया है। अर्नब गोस्वामी आज किस मुंह से ये पूछेंगे कि भारत जानना चाहता है? किस मुंह से वो ये कहेंगे कि भारत के सामने ये हो रहा है और भारत को अधिकार है ये जानने का? नहीं, आप नैतिकता को भूल गए हैं, आप पत्रकारिता के चौथे स्तंभ को भूल गए हैं, आपने सारी मान मर्यादाओं को, मूल्यों को, आदर्शों को बेच डाला है और आप सिर्फ और सिर्फ अपना एजेंडा चला रहे थे। आप सिर्फ अर्नब गोस्वामी एजेंडा पत्रकारिता कर रहे थे, लेकिन आज आप बेनकाब हुए हैं और बेनकाब होने के बाद बेशर्मी से आप मुस्कुरा रहे हैं, बेशर्मी से आप विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं। आज भी आप जवाब देना नहीं चाहते हैं। जब आपसे कोई सवाल पूछे तो वो सवाल नहीं होता है और आप बेवजह बेफालतू के सवाल दुनिया के सामने पूछते रहते हैं, अपने चैनल पर बैठकर अपने माइक पे गला फाड़ फाड़ के चिल्लाते रहते हैं। चिल्लाने से कुछ नहीं होता है। आशुतोष, आप मुस्कुरा क्यों रहे इस बात पे? आशुतोष जी, हाँ बोलिए। आप मुस्कुरा रहे थे, मैं पूछ रहा था कि क्यों? नहीं, अभी मैं जब सईद को सुन रहा था तो मुझे लगता था कि अगर आज अर्नब गोस्वामी खुद एंकरिंग कर रहे होते तो वो किस भाषा में बात कर रहे होते और विक्ट्री साइन दिखाने का किस तरीके से वो उसका मजाक उड़ा रहे होते। मैं सिर्फ उसको एक सोचने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से उनका चैनल देखा भी नहीं है। दरअसल होता क्या है कि देखिए, जब आपको एक खास तरीके की मीडिया ट्रायल की आदत पड़ जाती है तो ये खतरा बना रहता है आपके ऊपर कि अगर किसी दिन आपके ऊपर हो गया तो फिर क्या होगा, फिर आप अपने आप को कैसे डिफेंड करेंगे, पब्लिक आपके बारे में क्या परसेप्शन बनाएगी। तो मैं रामकृपाल जी की इस राय से पूरी तरीके से सहमत हूं कि ये सिर्फ एक चैनल का नुकसान नहीं बल्कि ये पूरे मीडिया जगत का नुकसान है। सबकी साख दांव पे लगी हुई है। कल कोई दूसरा चैनल अगर अपनी मेहनत से अगर नंबर 2 नंबर 3 बनता है तो लोग यही कहेंगे कि भाई इसने जरूर कुछ गड़बड़ किया होगा। तो ये साख मीडिया की जो है वो खतरे में पड़ी। ये जिम्मेदारी किसकी है रामकृपाल जी? क्या सूचना प्रसारण मंत्रालय की है कि इस धुंध को छटाएं, कम से कम वो दखल दें? रोहित जी, बिल्कुल निश्चित तौर पर। और एक बात मैं ये कह रहा हूं कि मैं खुद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रहा हूं जी, इस चैनल से भी जुड़ा रहा हूं। और जब मैं था, बहुत पहले की बात, 2004-5 की बात बताऊं, तब भी बहुत गलत तरीके से कुछ चैनल आज जो बड़ी विश्वसनीयता का नाम लेते हैं, उन चैनलों ने भी तब भी खेल किया था। ऑपरेटर को किस तरह से वो चैनल की पोजीशनिंग की जाए, लेकिन ठीक है, आज तक अपने कंटेंट, अपनी विश्वसनीयता पर आगे बढ़ा, ये मैं मानता हूं। लेकिन मैं जो एक बात कर रहा हूं, जो फिर मैं रिपीट करूंगा कि देखिए, बहुत कुछ हद तक जो एजेंडा जर्नलिज्म है, एजेंडा जर्नलिज्म एक समय तो आपको लाभ देता है निश्चित तौर पर, लेकिन उसके बाद बहुत भयानक एक जो विश्वसनीयता का संकट होता है ना, क्रेडिबिलिटी का, वो लंबे दौर तक फिर वो टिक नहीं पाता, फिर नीचे जाना पड़ता है। तो आपने, मैं खुद इस बात को कह रहा हूं कि एक मीडिया पर संकट है। और ये कहना कि पहले भी हो रहा था, चोरी बलात्कार डकैती पहले भी होती थी, लेकिन अगर आज कोई पकड़ा जाता है तो यह डिफेंस नहीं कर सकता कि पहले भी हो रहा था। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद रामकृपाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष, दिलीप चेरियन, विद्या, सईद अंसारी, आप सबका इस कवरेज का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन एक बात के साथ छोड़े जा रहे हैं जो हम बार बार आपको याद दिलाते रहते हैं, खबर के लिए सिर्फ आज तक है, अफवाह के लिए कोई भी। इसलिए आप देखते रहिए आज तक।